नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी बेटियों का नसीब उसका चौथा पार्ट है। अब तक हमने जो पढ़ा उसमें रमन और रिया की शादी होती है। क्योंकि रमन ने रिया को खुद पसंद किया था, परंतु फिर भी रिया जो है उस परिवार में जाकर के खुश नहीं रहती। उसकी सास हमेशा रिया से चाहती है कि उसके बेटा पैदा हो, लेकिन रिया को बेटी होती है। और साथ ही साथ रमन की माँ रिया के पीहर से गाड़ी की डिमांड करती है, जो कि रमन को मिल जाती है। फिर भी रिया की सास का रिया के साथ बर्ताव बहुत खराब होता है। रिया अपने पति रमन के साथ दिल्ली चली आती है। इसके बाद का पार्ट अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रमन ने अपनी दोनों बहनों को इतने प्यार और मनुहार से बुलाया कि उसे सुनकर रिया को बहुत आश्चर्य हुआ। इन्हें इतने प्यार से भी बोलना आता है? बस मेरे ही नसीब में इनका प्यार नहीं लिखा। रिया की बड़ी भाभी की बहन की शादी थी। वह आज कल दिल्ली अपने मायके आई हुई थी और फोन पर उन्होंने रिया को अपने घर आने के लिए बुलाया था। रिया के मौसी का घर भी दिल्ली में ही था, पर रिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी मौसी के यहाँ मिलने जाती। बड़ी भाभी के बुलावे पर उसने रमन से डरते डरते कहा, रमन, बड़ी भाभी की बहन की शादी है, उन्होंने हम सबको बुलाया है। अच्छा, तो क्या मतलब है तुम्हारा? सब लोग आए हुए हैं मेरे मायके से। देखा जाएगा, मैं मम्मी से बात करूंगा, वो जैसा बोलेंगे वैसे ही होगा। इसमें मम्मी जी से क्या पूछना? एक ही शहर में शादी है, किसी दूसरे शहर में तो नहीं जाना है। अच्छा, बकवास बंद करो, मैंने कहा ना देखा जाएगा। और रमन के इस अंदाज पर डर से रिया एक लफ्ज भी नहीं बोल पाई। अगले दिन अचानक बड़ी भाभी और उनकी माँ खुद यहाँ आ गई। उस समय रमन ऑफिस के लिए निकल रहे थे। वह उनके रूखेपन से मिले कि दोनों को इतनी शर्मिंदगी हुई। उन दोनों को ड्राइंग रूम में बिठाकर रिया ने रमन से कहा, आज तो घर में कोई सब्जी भी नहीं है, प्लीज कुछ फल मिठाई वगैरह ला दीजिए ना। नहीं है तो इस सब की जरूरत भी नहीं है, उन्हें चाय पिलाओ और भेज दो। और ऐसा कोरा जवाब देकर वो ऑफिस के लिए निकल गए। बड़ी भाभी ने रिया का उतरा हुआ चेहरा देखकर सब समझ लिया, लेकिन उन्होंने कुछ जाहिर नहीं होने दिया। वह केक, फल और मिठाइयाँ वगैरह लेकर आई थी। रिया ने चाय बनाई और सबके हालचाल पूछने लगी। बड़ी भाभी को मार्केट भी जाना था, इसलिए वो शादी का कार्ड देकर वहां से जल्दी ही चली गई। उनके जाने के बाद रिया रमन के रवैये पर अफसोस कर रही थी कि नीति दीदी आ गई। वह रिया का चेहरा देखकर समझ गई कि जरूर कोई बात हुई है, और रिया का मन इतना भरा था कि उन्होंने देखते ही उनकी आंखें छलक पड़ी। रिया उन्हें ही तो सब हाल सुनाया करती थी। नीति दी, अब तो माँ और भैया भी शादी में आएंगे और उनका यही रवैया रहा तो कौन सी नई बात है? क्या वह लोग रमन को नहीं जानते? और माँ बाप भाई बहन के लिए तो लोग बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, सब कुछ जानकर भी अनजान बन जाते हैं। लेकिन इस बर्दाश्त से जो दिल पर गुजरती है वह आप नहीं जानती। मैं सब समझती हूँ रिया, तुम फिक्र मत करो। कब है शादी? तुमने कोई तैयारी की? तैयारी क्या करनी है दी? सारी तनख्वाह रमन अपने पास रखते हैं, जेवर सासू माँ ने पहले ही अपने पास रख लिए, सारे भारी कपड़े ससुराल में ही रखे हैं, तो फिर शादी में कैसे शामिल होगी? पता नहीं दी, मुझे तो ये भी नहीं पता कि रमन इजाजत भी देंगे या नहीं। खैर, इजाजत तो दे ही देंगे। नीति दीदी मुस्कुराई, फिर इधर उधर की बातें करने लगी और रिया का मन बहल गया। मगर वही हुआ, रमन ने उसे शादी में शामिल होने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि ऊपर से यानी कि रमन की माँ से उन्हें इजाजत नहीं मिली थी। उस दिन वह बहुत रोई। सबसे मिलने के लिए उसका दिल तड़प जो रहा था। शादी हो जाने के बाद रिया की मम्मी और सब लोग आए तो रिया भगवान का शुक्र किया कि रमन ऑफिस में थे। मम्मी रिया को का घर देखकर बहुत खुश हुई। तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है रिया। और भाभी ने रिया के रखरखाव और सलीके की बहुत तारीफ की। आज वो लोग उनके लिए बहुत सारे तोहफे और फल, मिठाइयाँ वगैरह लेकर आए थे। रिया ने नीति को भी बुला लिया। सब ने खूब बातें की। बहुत दिनों बाद रिया इतने खुश होकर बातें कर रही थी। शाम में रमन ऑफिस से आए, तब सब उनसे मिलने के लिए वहीं रुके हुए थे, पर वो सीधे अपने कमरे में चले गए।
रिया चाय बनाने के लिए उठने लगी तो भाभी ने मना कर दिया। वो फ्लास्क में चाय भरकर लाई थी। बड़े भाई की बेटी कनक भी आई हुई थी। रिया का बहुत मन हो रहा था कि वह अपनी भतीजी को कोई अच्छा सा गिफ्ट दे, पर यह उसकी किस्मत में नहीं था। बड़े भैया रमन के पास कमरे में चले गए थे मिलने, और रिया इंतजार करती रही कि वो बाहर निकल कर आएंगे। मम्मी और भाभी वगैरह से मिलने पर वह बाहर नहीं आए। मजबूरन मम्मी ही अंदर मिलने गई और उनके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया। जाते वक्त सब ने परी को खूब सारे रुपये दिए और गिफ्ट के तौर पर, और रिया बहुत शर्मिंदा हो रही थी। उन सब के जाने के बाद उसका दिल बहुत भर गया था। वो वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी, पर रमन बाहर नहीं आई। बहुत देर हो गई तो उसे एहसास हुआ और उसने कमरे में जाकर पूछा, आप खाना खाएंगे? क्यों, भूख हड़ताल करने का मन है क्या? और फिर रिया किचन में गई और खाना गर्म करके ट्रॉली में सजाकर उनके लिए कमरे में ले गई। खाने में बहुत सारी वैरायटी देखकर रमन हैरान हुए। इतना कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? मैंने कुछ नहीं बनाया, सब कुछ भाभी लेकर आई थी। उसका मन तो कर रहा था कि उन्हें बहुत सुनाए कि आपने तो भाभी और मम्मी के आने की बात सुनकर सब्जियां तक लाने बंद कर दिया था, और कौन से पैसे उसे देते थे जो वो खुद खरीद कर ले आए। रमन ने आराम से खाना खाया। उस दिन जाने क्यों रिया का मन नहीं कर रहा था अपने बेडरूम में जाने का। परी तो जल्दी ही सो गई थी, पर रिया किचन में काम करने के बहाने से रुकी रही और इतनी देर लगाई कि जब वो बेडरूम में गई तो रमन भी सो चुके थे। उफ, कितनी नफरत महसूस हो रही है रिया को सामने सो रहे शख्स से। उसकी शक्ल देखने का भी मन नहीं कर रहा था, मगर कितनी मजबूर थी वो। उसने दुखी होकर सोचा। अगली सुबह परी ने अपने पापा को बहुत खुश होकर बताया, पापा, कल नानी और मामा मामी ने मुझे ढेर सारे पैसे दिए। अच्छा, वो खुश होकर मुस्कुराए और रिया को पूछा, कितने पैसे दिए बताओ ना रिया। मुझे नहीं पता, रिया ने बेरुखी से कहा और उठकर वहां से चली गई। लेकिन रमन भी उसके पीछे पीछे आ गए। यह कौन सा तरीका है बात करने का? वह बहुत गुस्से में बोले, वही तरीका जो आप इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं उस दिन रिया को क्या हुआ था जो कि उसने तुरंत जवाब दिया, और उसके जवाब देने की देरी थी कि रमन आपे से बाहर हो गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो मुझसे जुबान लड़ाओ। बर्दाश्त करने की भी हद होती है रमन, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ज्यादा बकवास मत करो। आप मुझे हाथ लगाकर तो देखिए, किस बात पर इतनी अकड़ रही हो? आप लोग किस बात पर अकड़ते हैं? तुम मेरे माँ बाप को कह रही हो? चोर की दाढ़ी में तिनका। रिया मुस्कुराई, और ये मुस्कुराहट उसे बहुत महंगी पड़ी। रमन ने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो संभल नहीं पाई और उसका सिर दीवार से टकराया। रिया के सिर में चोट लगी और खून बहने लगा। होठ भी कट गए। रिया जोर जोर से रोने लगी और उसे वैसे ही छोड़कर रमन ऑफिस चले गए। बहुत देर बाद उसे होश आया तो देखा कि परी बहुत रो रही थी। रिया उसे गला लगाकर खुद भी रोने लगी। फिर परी को चुप कराया और उसे दूध पिलाया और खुद पानी पिया। जब कुछ संभली तो खुद को आईने में देखा। माथे पर गहरा जख्म था, आंखें सूज गई थी और होठों के पास खून सूख कर काला पड़ गया था। तभी नीति दीदी आ गई। उन्होंने सोचा था कि आज तो रिया बहुत खुश होगी, कल उसके भैया भाभी और मम्मी जो मिलकर गए थे, पर उसकी हालत देखकर वह चौंक गई। ये क्या हुआ रिया? कुछ नहीं दी, सीढ़ियों से गिर गई थी, थोड़े चक्कर आ गए थे इसलिए। झूठ मत बोलो, सच बताओ क्या हुआ। और रिया बेइख्तियार रो पड़ी। क्या बताऊं दी, आज तो मेरी ही गलती थी, अपना मुंह बंद नहीं रख पाई। वाकई तुम्हारी ही गलती है, चुप रह रहकर तुमने उन लोगों को सिर पर चढ़ा लिया है। उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उनके मुंह लगने का यह अंजाम होता है। उसने पूरी बात बताई। सारी बात सुनकर नीति को बहुत दुख हुआ। कितने पैसे मिले हैं परी को? मैंने नहीं गिने। लाओ मुझे दो, तुम्हारी अमानत मैं संभाल कर रखूंगी। ऐसे लोगों को तो मरी हुई जू भी नहीं देनी चाहिए। और ये सुनकर रिया को हंसी आ गई। उसने किचन में
किसी बर्तन में से पैसे निकाले और गिने तो पूरे 11,000 रुपये थे। उसने पैसे नीति को संभालने के लिए दे दिए। नीति ने रिया के लिए नाश्ता बनाया, उसके जख्मों की सिकाई की और दवा लगाकर जबरदस्ती पलंग पर लिटा दिया और कहा, खबरदार जो किसी काम को हाथ लगाया, जब लाट साहब को खुद से काम करना पड़ेगा तो समझेंगे। कैसे जालिम है, तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर भी चले गए। एक बार भी नहीं सोचा अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती तो। भगवान उसे कुछ तो सद्बुद्धि दे। उस शाम रिया बिस्तर से उठ ही नहीं पाई, उसे बहुत तेज बुखार था। नीति दीदी परी को अपने साथ ले गई थी। रमन ने खुद ही खाना गर्म कर लिया, पर रिया की हालत देखकर भी कुछ नहीं पूछा। नीति रात में रिया के लिए सूप बनाकर ले आई और उसे जगाकर जबरदस्ती पिलाया और 2 डिस्प्रिन की गोलियां खिलाई, साथ ही एक नींद की गोली भी खिलाई ताकि रिया को आराम से नींद आ जाए। सुबह रिया की नींद खुली तो रमन ऑफिस जा चुके थे। हालांकि नीति दीदी ने कोई भी काम करने से मना किया था, फिर भी उसकी तबीयत भी कुछ ठीक थी, इसलिए उसने दोपहर का खाना बनाया और आकर लेट गई। अब उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद नीति आई तो उससे नाराज हो रही थी कि खाना बनाने की क्या जरूरत थी। नीति ने जबरदस्ती रिया को उठाकर खाना खिलाया और दर्द की दवा खिलाकर उसे सोने के लिए कहा, फिर अपने घर चली गई। रिया जैसे तैसे ठीक हो गई थी। किसी डॉक्टर के पास ले जाने की ना तो रमन को फुर्सत थी और ना ही जरूरत। उनका ख्याल था कि ये सारे नखरे हैं काम ना करने के। रिया की मम्मी ने डिलीवरी के 2 महीने पहले ही उसे अपने पास बुला लिया था। मायके आकर रिया की हिम्मत बहुत पस्त हो गई थी। हालांकि रमन ने कहा था कि कुछ दिन ससुराल में भी जाकर रहे। न तो रिया में हिम्मत थी और ना ही मम्मी और भैया ने उसे जाने दिया। इस बार भैया भी गुस्से में थे, बोले जो होगा देखा जाएगा। आते ही रिया को बुखार चढ़ गया जो उतर ही नहीं रहा था, इसलिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने साफ कहा कि वह बहुत कमजोर है, डिलीवरी के वक्त कुछ भी हो सकता है। मजबूरन उसे खून और ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी पड़ी। जैसे जैसे डिलीवरी का वक्त नजदीक आ रहा था, डर से रिया की हालत खराब हो रही थी कि कहीं इस बार भी बेटी हुई तो। क्या पता रमन की माँ रिया और रमन का तलाक ही करवा दे। उस रात रिया को नींद नहीं आ रही थी, किसी पल चैन नहीं आ रहा था। सोच रही थी कि शादी के 3 सालों में उसने क्या पाया था। रमन ऐसे क्यों हैं? बीच में कभी वो अच्छा व्यवहार करने लगते हैं और फिर उनकी माँ से बात होती है और वापस वो पहले की तरह ही बिहेव करने लगते हैं। ऐसा देखा जाए तो रमन एक लायक अफसर और शरीफ इंसान है। रिया और उसके मायके वालों को छोड़कर बाकी दूसरे लोगों के साथ उनका रवैया बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि नीति दीदी और उनके पति के साथ वो बहुत अच्छे से पेश आते थे। उनके मिलने जुलने वाले भी अच्छे लोग थे। अपने दोस्तों के साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि माली और चौकीदार से भी वो बहुत अच्छे से बातें करते थे, उनकी गाहे बगाहे मदद भी करते थे। रिया ने दुख से सोचा उसके मायके वाले माली और चौकीदार से भी गए गुजरे थे, उनके लिए उस रात वो बहुत रोई। इसलिए सुबह तक उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। दोपहर को उसने एक बेटी को जन्म दिया और अभी वो बेहोश थी और उसकी माँ ये सोचकर परेशान थी कि जब उसे होश आएगा तो बेटी के जन्म का सुनकर क्या सोचेगी। मगर जब उसे होश आया और उसने बेटी के जन्म की बात सुनी तो ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे पता था कि उसे बेटी ही होगी। रिया के ससुराल में खबर भिजवाई गई थी, पर वहां से कोई मिलने नहीं आया था। भैया ने बहुत प्यार से बच्ची का नाम नेहा रखा, जो रिया को भी बहुत पसंद आया। रमन के फोन आते रहते थे, पर यह इत्तेफाक ही था कि उनकी बातें ज्यादातर मम्मी और भैया से ही होती थी। रिया अक्सर बच्चों में लगी रहती और रमन को भी फोन रखने की जल्दी होती कि बात हो ही नहीं पाती। और एक दिन अचानक ही रमन आ गए तो रिया को बहुत हैरानी हुई। रमन का मूड भी बहुत अच्छा था। सबसे मिलकर वो रिया के पास कमरे में आ गए। उन्होंने नेहा को देखा और रिया को देखते हुए कहा, क्या हाल है? जी ठीक हूँ। वाकई रिया सेहतमंद और सुंदर लग रही थी। उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और हल्की सी लिपस्टिक और सिंदूर और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई हुई थी।
रमन अच्छे मूड में मिले तो रिया भी बहुत खुश होकर मिली। और थोड़ी देर बाद ही रिया को रमन की खुशी का राज पता चला कि रमन की बहन सीमा की शादी है। उसे बहुत हैरत हुई कि उसकी ननद की शादी तय हो गई और उसे कुछ भी खबर नहीं थी। आखिर कुछ भी हो, उस घर की इकलौती बहू हूं मैं। उसे अपनी हैसियत अच्छी तरह पता थी, पर इंसान भी कितना खुश फहम होता है। उम्मीदों के जाल में उलझा रहता है और सारी उम्र दुख उठाता है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। कहाँ, रिया का दिल धक से रह गया। घर और कहाँ, मम्मी बेचारी अकेली क्या क्या संभालेंगी। शादी में ज्यादा दिन नहीं है। कब होगी शादी? 20 दिन बाद। रिया सोचने लगी, अकेले क्यों, 4 बेटियां और 2 दामाद मिलकर तैयारी कर रहे हैं। फिर रमन के पिता भी तो हैं। 20 दिन उस जहन्नुम में गुजारने के ख्याल से ही जैसे रिया के जिस्म से जान निकल गई थी। अभी थोड़ी देर पहले ही वह कितनी खुश थी, पर शायद उसके नसीब में खुश होना नहीं लिखा था। उसका दिल कर रहा था कि रमन से बहुत लड़ाई करे। आखिर वो उसे समझते क्या है। नेहा के जन्म को 1 महीने से ज्यादा हो गए थे, पर कोई एक बार भी देखने नहीं आए, जैसे कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं। जब वो किसी के लिए अहमियत ही नहीं रखती तो वह वहां जाकर क्या करेगी। एक नौकरानी से ज्यादा उसकी हैसियत नहीं थी। का, आज काम है तो बहू की याद आई, उसका दिल भर आया। रोते रोते उसने सारा सामान समेटा। फिर रमन के लिए चाय नाश्ता आ गया और नाश्ते के बाद उन्होंने गाड़ी में सारा सामान रखा। फिर सबसे मिलकर वो चली गई। और रिया जब ससुराल पहुंची और उसने सास ससुर के पांव छुए तो रमन के पिता ने तो आशीर्वाद दिया, पर रमन की मां के मुंह से कुछ नहीं निकला। दोनों बड़ी नंदों ने भी कोई अहमियत नहीं दी। सीमा तो खैर अपनी शादी की तैयारियों में जुटी थी। हाँ, सबसे छोटी ननद दिव्या, जो कि रिया की सहेली भी थी, वो अच्छे से मिली। उसने तुरंत आगे बढ़कर नेहा को गोद में उठा लिया और परी को भी प्यार किया। और उसी शाम चाय पीकर रिया शादी के कामों में ऐसे लग गई कि उसे ना तो खुद के लिए फुर्सत थी और ना ही दोनों बच्चों के लिए। भगवान ने नव्या के दिल में दोनों बच्चियों के लिए प्यार ना डाला होता तो जाने रिया कैसे संभालती। नव्या दोनों बच्चों का ख्याल रखने में अपनी माँ की डांट भी खा लेती और ज्यादा असर नहीं लेती। सीमा के दहेज में एक एक चीज रिया के मायके से आई हुई थी। जेवर, कपड़े, क्रॉकरी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन तथा और भी तमाम चीजें जो रिया ने कितने शौक से खुद के लिए खरीदी थी और किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया था। सारी चीजें पैक ही थी और वैसे की वैसी सीमा को दे दी गई। रिया सोच रही थी, शायद सीमा की किस्मत का ही था ये सब कुछ। अगर मेरी किस्मत का होता तब वो मुझे इस्तेमाल करती, तब वो मैं इस्तेमाल करती। रमन ने अपनी तरफ से बहुत कीमती और अच्छा फर्नीचर दिया था। रिया के मायके से भी कीमती तोहफे आए थे, पर फिर भी किसी ने उन लोगों को अहमियत नहीं दी। रिया का दिल दुख रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। शादी के 2 दिन बाद ही वह रमन के साथ दिल्ली आ गई। दिल्ली पहुंचकर पहली फुर्सत में रिया सबसे पहले नीति दीदी से मिली। वो भी उससे बहुत खुशी से मिली। उनके पति भी बड़े प्यार से मिले। नीति ने दोनों बच्चों को गले लगा लिया और रमन से बोली, रमन भाई, आप हमें आने की खबर दे देते तो मैं अच्छा सा खाना तैयार करके रखती। इसकी क्या जरूरत है भाभी, जो बनाया है वही खा लेंगे। रमन नीति से हमेशा अच्छे से व्यवहार करते थे। उस रात बहुत मजा आया। नीति दीदी के यहाँ सबने साथ में खाना खाया और फिर चाय का दौर चला। और अगले दिन चूंकि छुट्टी थी, इसलिए हम लोग देर तक बातें करते रहे। दोनों बच्चों को नींद आ गई थी, इसलिए उन्हें गोद में लेकर हम लोग घर आ गए। अगले हफ्ते सीमा अपने पति के साथ आई और वो दोनों बहुत खुश थे। और रिया ने हसरत से सोचा, कुछ लोगों की किस्मत कितनी अच्छी होती है, दूसरों की बेटियों को इतना दुख पहुंचाते हैं, फिर भी इनके नसीब खुशियों से भरे होते हैं। सीमा का पति नवीन बहुत हैंडसम और अच्छा इंसान था। फौज में कैप्टन था और अपनी पत्नी की हर अदा पर कुर्बान होता लग रहा था। वे दोनों हनीमून के लिए निकलने थे और शिमला जा रहे थे।
एक हफ्ते बाद वापसी पर दोनों फिर आए और रमन चाहते थे कि रिया उन्हें कीमती कपड़ों के साथ अपना कोई जेवर भी दे। और उस दिन रिया को बहुत गुस्सा आया। अभी शादी में तो मेरे जेवर और सारा दहेज का सामान दे दिया और मेरे पास कौन सा जेवर है, सारा तो आपकी मम्मी के पास है। उन्हें फोन करके बोल दो। अच्छा धीरे बोलो, इतना जोर से बोलने की क्या जरूरत है। और रिया का मन किया कहे कि हाँ, जोर से बोलने की जरूरत है, सारी दुनिया को आपकी हरकतों का पता चलना चाहिए। पर फिर कुछ सोचकर खामोश हो गई। घर आए मेहमान के सामने क्या बहस करती, और बहस भी ऐसी जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला। और जब पिछली बार रमन ने उस पर हाथ उठाया था तो उसने सोचा था कि खामोशी ही बेहतर है, एक चुप सो सुख। उसने तभी सोच लिया कि अब वह किसी भी बात पर बहस नहीं करेगी। गर्मी की छुट्टियों में रमन की दोनों बड़ी बहनें आई अपने पति और बच्चों के साथ। वहां से वो लोग आसपास की जगहों पर घूमने गए। रिया ने हसरत से सोचा कि हनीमून की खुशियां किस्मत वालों को ही मिलती हैं। नव्या भी उनके साथ ही आई थी, पर वो दिल्ली में ही रुक गई। सब लोग हफ्ते भर रुके थे और रमन की खुशियां देखते ही बनती थी। रिया का सारा समय किचन में गुजर जाता और नव्या दोनों बच्चों को संभालती थी। रिया का पहली बार पता चला कि नव्या सभी भाई बहनों में सबसे अलग स्वभाव की थी और उनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। दोस्तों, आज की इस कहानी का पार्ट यहीं पे ये ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट टाइम आपको मिलेगा। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।